तो हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने बैंक और चेक और आपका वेट अ मिनट, यस, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज मुझे प्रॉमिसरी नोट बताना है। उसके बाद ये, क्योंकि आप सेकेंड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट, सो आफ्टर कवरिंग दिस वी विल सी अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल थ्री। ओके, सो स्टार्ट विद द प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन आपके सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 4 किसका? सेक्शन 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NI एक्ट 1881। So according to section 4, a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका प्रॉमिसरी नोट होता है, हिंदी में कहते हैं वचन पत्र या प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का परक्राम्य विलेख है जो कि राइटिंग में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, वर्बल फॉर्म में अगर ये है तो आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर स्टैंप लगाना मस्ट होता है। जो आपका प्रॉमिसरी नोट है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर स्टैंप लगना मस्ट होता है। तो स्टैंप कैसे लगेगा? जब वो रिटन फॉर्म में होगा। तो ये आपका जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कैसे होता है? ये आपका रिटन फॉर्म में होता है। अब इसके बाद देखिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। आपने चेक पढ़ा था, चेक क्या था? अनकंडीशनल ऑर्डर था। ठीक है, उसमें आप बैंक को ऑर्डर कर रहे होते हो कि आप इस व्यक्ति को इतना पेमेंट कर दीजिए। या फिर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, वो भी अनकंडीशनल ऑर्डर था। लेकिन प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग मतलब जिसे पेमेंट करनी है वो खुद से लिख कर साइन करके दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है कि मैं इतनी तारीख को इस व्यक्ति को इतने अमाउंट का पेमेंट करूंगा। एक तरह की प्रतिज्ञा ले रहा है। ठीक है, एक तरह का वचन दे रहा है। ठीक है, प्रॉमिस दे रहा है। तो ये क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। शायद आपको पता हो अंडरटेकिंग, जब आप एडमिशन लेते हो और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपसे अंडरटेकिंग फिल कराई जाती है कि आप इतने टाइम के अंदर इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करा दोगे, उस कंडीशन पे ही आपका एडमिशन होता है, तो उसे अंडरटेकिंग कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यानी कि शर्त रहित अंडरटेकिंग एक तरह की है, प्रतिज्ञा है एक तरह की। साइंड बाय द मेकर। इस पर किसका साइन होता है? मेकर का। मेकर का क्या मतलब हुआ? प्रॉमिसर। इसमें दो पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, या फिर आप कह सकते हो ड्रॉर और ड्रॉई। ड्रॉर होता है जो इस इंस्ट्रूमेंट को लिखता है, जो प्रॉमिसरी नोट को लिखता है, वचन पत्र और प्रतिज्ञा पत्र का लेखक। तो इस पर किसका साइन होता है? मेकर का साइन होता है, जो इसको लिख रहा है या फिर जो प्रतिज्ञा दे रहा है। ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें वो उतनी धनराशि, उतना अमाउंट मेंशन होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी। उसमें एग्जैक्टली मेंशन होता है कि मुझे 5,000 का भुगतान करना है, मुझे 10,000 का भुगतान, जितने का भी भुगतान है वो अमाउंट, वो धनराशि उसमें पर्टिकुलरली मेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये देखकर आपको याद आ गया होगा, जब मैंने चेक पढ़ाया था तो उसमें ऑर्डर चेक और बियरर चेक था। बियरर चेक का मतलब होता था वाहक चेक, जिसके हाथ में वो चेक है, जो वो उस चेक को लेकर बैंक में जाता है, उसको पेमेंट मिलती है। दूसरा ऑर्डर चेक था, आदेश चेक, जिसमें बियरर वर्ड कटा होता था, वाहक शब्द कटा होता था, और उसमें जिस व्यक्ति का नाम होता था, जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता था भुगतान करने का, बैंक उसी व्यक्ति को भुगतान करता था। ये फर्क था। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये प्रॉमिसरी नोट में भी, कि या तो वो ऑर्डर पर या तो वो आदेश पर उसका भुगतान किया जाएगा, और अगर वो आदेशित भुगतान नहीं है तो वो वाहक को किया जाएगा, जिसके हाथ में, जो उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर, जो उस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर ड्रॉर के पास जाएगा, ड्रॉर या देखिए मैंने प्रॉमिसर बोला था, प्रॉमिसर के पास जाएगा, वो उसको भुगतान कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये प्रॉमिसरी नोट का ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट कह लीजिए या स्पेसिमेन कह लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला नाम मेंशन है, आपको दिख रहा होगा, ये किसका नाम है? ये राजकुमार, ये प्रॉमिसर है। प्रॉमिसर का क्या मतलब हुआ? प्रॉमिसर मतलब ड्रॉर। ड्रॉर या आप कह सकते हो मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, जिसने इस प्रॉमिसरी नोट को लिखा है वो।
और देखिए नीचे साइन वाले कॉलम में देखिए, साइन में किसका नाम लिखा है, प्रोमिसर का नाम लिखा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि इस पर कौन साइन करता है, प्रोमिसर जो ड्रॉर होता है, मेकर होता है, वो साइन करता है, लिखा है ना साइंड बाय द मेकर, तो साइन इसमें कौन कर रहा है, मेकर कर रहा है, इसीलिए देखिए स्पेसिमेन में साइन किसके हैं, मेकर के साइन है या प्रोमिसर के साइन है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर ये मेकर का नाम लिखा है उसके नीचे फिर इसका अमाउंट लिखा है 50,000। अभी आपने पढ़ा था सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मेंशन होना मस्ट है, किसमें, प्रोमिसरी नोट में। इसके अलावा मैंने बोला था स्टैंप ज़रूर लगा होता है, क्योंकि अगर स्टैंप नहीं लगा होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने देखा था कि जो भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आप कोर्ट में उनको चैलेंज कर सकते हो, मतलब कोर्ट में स्यू कर सकते हो व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, है ना। तो स्टैंप जब लगा होगा तो स्टैंप उसको क्या बना देता है, वैलिड बना देता है, ऑथेंटिक बना देता है, तो स्टैंप लगा होना मस्ट होता है। चेक में स्टैंप नहीं होता है, ये याद रखिएगा। चेक, ये तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट भी है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, पर इसमें कुछ माइनर से डिफरेंस होते हैं। जैसे कि आपका स्टैंप का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैंप लगाना जो ज़रूरी होता है वो किस में होता है, प्रोमिसरी नोट में होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए 6 मंथ आफ्टर डेट, यानी कि इसमें वो डेट भी मेंशन है जब ये मेच्योरिटी इसकी होगी, मतलब इतने टाइम के बाद पेमेंट करना है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस लिखा है ना, तो ये किसी तरह का ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, अंडरटेकिंग है, ये एक तरह की अंडरटेकिंग है। और इसमें ये जो नाम लिखा है मिस्टर राहुल सोनी, ये किसका नाम है, ये नाम है प्रॉमिसी का। प्रॉमिसी का क्या मतलब हुआ, जिसे पेमेंट मिलने वाली है, जिसे आप कहते थे पेई, भुगतान प्राप्त करता, जिसको भुगतान लेना है। और प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसर आपका ड्रॉ भी है जिसने बिल को, सॉरी, जिसने प्रोमिसरी नोट को लिखा है, और दूसरी तरफ ये ड्रॉई भी है, क्योंकि पेमेंट इसी को करना है ना। यहाँ पे ड्रॉर और ड्रॉई दोनों ही प्रोमिसर हैं, और प्राप्त करने वाला कौन है, पेई कौन है, प्रोमिसी है, ठीक। तो ये आई थिंक स्पेसिमेन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के केस में जनरली 2 पार्टीज होती हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल को देखा, बिल में आप क्या करते थे, उसको डिस्काउंट करा लेते थे बैंक से, पर यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप प्रोमिसरी नोट को डिस्काउंट नहीं करा सकते। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ बिल के साथ होता है ना। या आप चेक का भुगतान जब करते हो तो चेक में भी बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप अकाउंट से पेमेंट अगर कर रहे हो तो कटेगा, जो धनराशि कटेगी, जो धनराशि, जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो कहाँ से होगा, वो अकाउंट से होगा आपके, तो वहाँ पर भी बैंक इन्वॉल्व है। बिल के केस में भी बैंक इन्वॉल्व हो सकता है, पर प्रॉमिसरी नोट के केस में बैंक इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ना हम इसको बैंक पर लिखते हैं, ना हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, ना हम इसकी क्रॉसिंग कर सकते हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसमें नहीं लगते। तो यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर है ड्रॉर और यहाँ पर है ड्रॉई। ड्रॉर का क्या मतलब हुआ, ड्रॉर का मतलब हुआ मेकर, मेकर लिखने वाला है ना, लेखक, उस इंस्ट्रूमेंट का लेखक। दूसरा डेटर, डेटर का क्या मतलब होता है, डेटर मतलब लेनदार हिंदी में कहते हैं, और इसका मतलब होता है जिसको भुगतान करना है, ठीक है। और दूसरा देखिए लिखा है पेयर, पेयर का भी मतलब वही हो गया जिसको भुगतान करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड, क्योंकि भुगतान कब करोगे आप, जब आपने किसी कुछ वस्तु या कुछ सेवाओं को खरीदा होगा, क्रय किया होगा, तभी तो आप भुगतान करोगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एरो बना है ड्रॉई से ड्रॉर की तरफ। तो ड्रॉई ने उस सामान को, उन वस्तुओं को, उन सेवाओं को ड्रॉर को बेचा है, ठीक है, विक्रय किया है, और इसने क्या किया है, उनका क्रय किया है, तब ये क्या करेगा, भुगतान करेगा। तो ये हमारा ये कस्टमर है और ये आपका ये सप्लायर है। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई होता है बियरर। बियरर का क्या मतलब हुआ, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, क्योंकि ये जो ड्रॉर है इंस्ट्रूमेंट लिख कर देगा किसको, ड्रॉई को देगा ना, तभी तो वो उस डेट पर उसके पास वापस पेमेंट लेने पहुंचेगा। तो बियरर, बियरर को हिंदी में कहते हैं वाहक, या फिर आप कह सकते हो क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या मतलब हुआ, लेनदार, हिंदी में लेनदार कहते हैं, और इसका मतलब हुआ जिससे भुगतान प्राप्त करना है, या फिर आप कह सकते हो पेई। ये तीनों ही नाम किसके लिए यूज हो रहे हैं, ड्रॉई के लिए यूज हो रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आप सप्लायर बोल दो, चाहे आप पेई बोल दो, चाहे क्रेडिटर बोल दो, चाहे बियरर बोल दो, चाहे ड्रॉई बोल दो, और चाहे तो सेलर बोल दो, ये सभी नाम किसके लिए, ड्रॉई के लिए यूज हो रहे हैं।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि MCQ जो आपके आएंगे, जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट या फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट अगर पूछे जाएंगे तो आपको ये सब बताना है। देखिए पहला फीचर क्या है इसका, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये आपका ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर हो गया था कि ये राइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि इस पर स्टैम्प लगना मस्ट होता है, और स्टैम्प कब लगेगा, जब राइटिंग फॉर्म में होगा। तो इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन राइटिंग फॉर्म। दूसरा है हमारा इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे, है ना। तो वो ये भी हमारा पॉइंट कवर हुआ था कि ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, ये किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता है। हम किसी को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, हम खुद प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इतने समय के बाद इतने का भुगतान करेंगे। तो ये एक तरह का वचन पत्र है, वचन है, प्रतिज्ञा है। इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे। तीसरा हमारा है साइंड बाय द मेकर। साइंड बाय द मेकर का क्या मतलब हुआ, जो ड्रॉ है वो उस पर साइन कर रहा है, वो भी आप अभी स्पेसिमेन में देख चुके हो। फोर्थ में है अदर फॉर्मेलिटीज़। अदर फॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या हुआ, अदर फॉर्मेलिटीज़ में आपका आया स्टैम्प। स्टैम्प लगना मस्ट है, अगर उस पर स्टैम्प नहीं लगा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों वैलिड नहीं माना जाएगा, जब आप चेक देखते थे, चेक पढ़ते थे, तो चेक कौन इशू कर रहा है, बैंक इशू कर रहा है। और बैंक क्या है, बैंक खुद एक अथॉरिटी है। तो बैंक जब चेक इशू करता है तो उस पर किसी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपका प्रॉमिसरी नोट क्या है, वो हैंड रिटन है, वो अपने हाथों से आपने लिखा हुआ है। तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको लॉ में उसकी आइडेंटिफिकेशन दर्ज कराने के लिए, रिकॉग्नाइज कराने के लिए उस पर स्टैम्प लगाना मस्ट होता है। उसके बाद हम फिफ्थ पे आते हैं, डेफिनिट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, इसमें कोई शर्त नहीं रखी जाती है, ठीक है। और डेफिनिट होता है। डेफिनिट क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो भी आप बता देते हो, किसको पेमेंट करना है वो भी लिख देते हो, कितने टाइम बाद करना है वो भी लिख देते हो, और किसको करना है वो भी लिख, तो हर चीज़ निश्चित है, हर चीज़ डेफिनिट है, इस वजह से ये लिखा है डेफिनिट। फिर देखिए 6 पॉइंट है हमारा, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। इसमें सिर्फ जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो मोनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, मौद्रिक हस्तांतरण होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर हमारा 7th पॉइंट है, मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। जो मेकर है, जो उसको साइन कर रहा है, वो एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, वो कोई ग्रुप या इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, है ना, वो एक निश्चित व्यक्ति होगा। अच्छा, इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है, पे मस्ट बी सर्टेन। पे भी सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना इस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो। अच्छा, 9th पॉइंट है, इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। या तो ये डिमांड पर पेबल हो, या तो ये ऑर्डर पे पेबल होगा, या तो ये बियरर जो लेकर जा रहा है, उसको प्रस्तुत कर रहा है, उसको पेमेंट होता है ना। बियरर ऑन डिमांड ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। प्रतिज्ञा पत्र के या वचन पत्र के क्या महत्व है, ये क्यों लिखा जाता है, आखिर इसका यूज़ क्यों किया जाता है। पहला हमारा हो गया एविडेंस ऑफ डेट। एविडेंस ऑफ डेट का क्या मतलब हुआ, ऋण का एक तरह का सबूत है ये। कैसे, जब आपने कोई सामान बेचा होगा और उधार पर बेचा होगा, तभी तो आपको कुछ पेमेंट मिलनी बाकी होगी, तो वो एक तरह का प्रूफ का काम करता है, रिसिप्ट का काम करता है, रसीद एक तरह की, है ना। तो ये एक तरह का एविडेंस हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1881 जो एक्ट है इसका, उसमें दिया गया है कि अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पेमेंट रुकता है तो आप सामने वाले को स्यू कर सकते हो, है ना, कोर्ट में कंप्लेन करवा सकते हो, उसकी FIR करा सकते हो और कोर्ट तक उसको लेके जा सकते हो। तो एविडेंस, वहाँ तो एविडेंस चाहिए होगा ना, तो ये एविडेंस का काम करता है, प्रूफ का काम करता है, ठीक है। किसके प्रूफ का, डेट की प्रूफ का। अच्छा, नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, तो उसमें एक्सेप्टेंस मस्ट होती है, जिससे पेमेंट करना है वो उस पर क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। और अगर उसने अपनी स्वीकृति नहीं दी, अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो वो बिल वैलिड नहीं होता। कल डिसऑनर पढ़ा था, तो डिसऑनर में यही तो था, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से भी डिसऑनर हो जाता है। तो अगर एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो वो डिसऑनर हो जाता है। पर एक्सेप्टेंस जैसा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्सेप्टेंस का। प्रॉमिसर जो है वो लिख कर देता है साइन करके, और प्रॉमिसी के पास वो पहुँच जाता है प्रॉमिसरी नोट, और फिर उस टाइम के बाद वो उस प्रॉमिसरी नोट को लेकर आकर उसका पेमेंट ले लेता है। यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस जैसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं रह जाती है एक्सेप्टेंस की। अच्छा, प्रमोट्स ट्रेड। ट्रेड को प्रमोट करता है, व्यापार को प्रोत्साहित करता है। क्यों, कई बार होता है जब हम व्यापारिक लेन देन की बात करते हैं या व्यापार में क्रय विक्रय की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो सेलिंग परचेजिंग है वो क्रेडिट पर होती है।
जो बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट्स होते हैं उनका पेमेंट लोग तुरंत नहीं करते हैं कैश में, है ना, तो उसका पेमेंट कह देते हैं कि हम थोड़े टाइम बाद करेंगे। तो उसके लिए आप या तो चेक का यूज़ कर सकते हो या बिल ऑफ एक्सचेंज का या प्रॉमिसरी नोट का। तो प्रॉमिसरी नोट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है तुरंत, और आप क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट को पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। और कैसे कर रहे हो, ऑन द लीगल बेसिस, ये लीगल है कम्प्लीटली, किसी भी तरह से गलत नहीं है। अच्छा, ईजी बोरोइंग, ईजी बोरोइंग का क्या मतलब हुआ, ईजिली एक तरह से जो पेमेंट करनी है व्यक्ति को, आपने 3 महीने बाद बोला करूँगा या 6 महीने बाद बोला करूँगा, तो वो आपके ऊपर बोरोइंग ही तो है, उधार ही तो है, क्योंकि आपको पेमेंट तो करनी ही है। तभी तो सामने वाला, जो सामने वाली पार्टी है वो आपके लिए क्रेडिटर कहलाती है, वो लेनदार है आपका, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो एक तरह की बोरोइंग है, उधार है, जिस भी व्यक्ति को पेमेंट करना है उसके लिए ये उधार है। और ये किस तरह का, काफ़ी ईजी बोरोइंग है, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस कह लीजिए या एडवांटेजेस कह लीजिए या बेनिफिट्स कह लीजिए, ये प्रॉमिसरी नोट के प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये फ़ायदे मिलते हैं अगर आप प्रॉमिसरी नोट का यूज़ कर रहे हो तो। अच्छा, आई थिंक प्रॉमिसरी नोट क्लियर हो गया होगा। प्रॉमिसरी नोट की मीनिंग, ये डेफिनेशन थी, फिर ये आपका स्पेसिमेन था, फिर ये आपकी पार्टीज़ थी, 2 पार्टीज़ थी, उसके बाद ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और ये आपके एडवांटेजेस थे, ठीक है। मैम जी पूछिए। मैम जी मैम कैरेक्टरिस्टिक्स में वो 9 वाला पॉइंट समझा दीजिए। ये वाला, इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। मैम 9th पॉइंट, यस मैम। यही वाला ना, हाँ। इसका ये मतलब हुआ, इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। आपने देखा अभी स्पेसिमेन में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 मंथ आफ्टर डेट, डेट के 6 महीने बाद पेमेंट होगा, ठीक है। और इसके 9th पॉइंट में क्या लिखा है कि बियरर की डिमांड पे पेमेंट नहीं होता है। डिमांड का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज आप 6 महीने से पहले उस प्रॉमिसरी नोट को लेकर प्रॉमिसर के पास चले गए और आपने डिमांड की कि मुझे पेमेंट कर दीजिए, तो क्या पेमेंट होगा, तो इसका आंसर है नहीं, पेमेंट नहीं होगा। इट कैन नॉट बी मेड पेबल। कब पेमेंट होगा, या तो अगर आप 6 महीने जो उसकी मेच्योरिटी डेट है उस पर लेकर जा रहे हो तब पेमेंट आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो आप अगर बियरर है, मतलब जो जिसके हाथ में वो बिल है, तब उसको पेमेंट हो जाएगी। या सपोज ऐसा हो सकता है कि अगर आप पेमेंट नहीं लेना चाहते हो, आप उसको निगोशिएट इंडोर्स करना चाहते हो किसी और व्यक्ति को, तो आप उस पर लिख दोगे कि ये इंडोर्स्ड है और मैं जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ उसे पेमेंट कर दीजिए। तो वो आपने जिस भी व्यक्ति को पेमेंट करने का ऑर्डर दे रखा है उस व्यक्ति को पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड पेमेंट नहीं होगा। जब डेट, इसकी जो मेच्योरिटी डेट है, जब वो डेट आ जाएगी उसके बाद ही पेमेंट किया जाएगा, प्रेजेंटमेंट के बाद, ठीक है। उससे पहले अगर आप ऑन डिमांड रख के पेमेंट लेना चाहो तो नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑन डिमांड पेमेंट हो रहा था। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को मेच्योरिटी डेट से पहले लेकर जा रहे हो बैंक के पास, तो वो उसको डिस्काउंट कर देता है, आपको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चेक में भी ऑन डिमांड पेमेंट हो जाती है। अगर चेक आपको किसी ने लिख कर दिया है तो वो कुछ टाइम तक ही वैलिड रहता है, उससे पहले अगर आप उसको लेकर जाओगे तो वो डिमांड पर पेमेंट कर देगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, अब हम क्योंकि हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तीनों इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो एक बार हम इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तीनों में पूछा जाएगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन किन्हीं 2 में भी पूछा जा सकता है ना। तो ये इन तीनों का आप एक साथ देख लो, आपको याद रहेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, पार्टीज। प्रॉमिसरी नोट में अभी आपने देखा कौन कौन था, ड्रॉर और ड्रॉई। यहाँ पे इन्होंने मेकर और पेई लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ड्रॉर और ड्रॉई है। मेकर कौन है, ड्रॉर है, पेई कौन है, ड्रॉई है। मेकर ड्रॉर यानी कि प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस दिया है, और पेई कौन है, जिसे पेमेंट मिलने वाली है, यानी कि प्रॉमिसी। आप वर्ड कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी लिख लो, चाहे ड्रॉर ड्रॉई लिख लो, चाहे मेकर पेई लिख लो, चाहे डेटर और क्रेडिटर लिख लो। पर कितनी पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज केस में यहाँ पे 3 पार्टीज हैं। कौन कौन है, मेकर है। मेकर कौन होता है, जिसे पेमेंट रिसीव करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रॉमिसरी नोट और चेक के केस में मेकर कौन होता है, जिसे पेमेंट करनी है ना। प्रॉमिसर वही व्यक्ति है जिसे पेमेंट करनी है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा। चेक के केस में भी ड्रॉर वही होता है जिसे पेमेंट करनी है।
क्योंकि जिसे पेमेंट करनी है, सपोज आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप चेक लिख कर दोगे उसे, तो जिसे पेमेंट करनी है वो यहाँ पे ड्रॉर है, जिसे पेमेंट करनी है वो यहाँ पे ड्रॉर है। पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में उल्टा हो जाता है, जो आपका मेकर है, जो आपका ड्रॉर है, उसे पेमेंट करनी नहीं है, उसे पेमेंट लेनी है। ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बनता है इन तीनों के बीच में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मेकर है वो कौन है, जिसे पेमेंट रिसीव करनी है। अच्छा, अब आते हैं, ये मेकर हो गया, ये ड्रॉई हो गया, ड्रॉर हो गया। ड्रॉई कौन है, जिसे पेमेंट करनी है। अब इस केस में कई बार मेकर और ड्रॉई सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और पेई कौन है, पेई वो व्यक्ति है जिसे पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। कई बार हम बैंक को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, जब बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो कौन पेमेंट करता है, तब ड्रॉई बैंक हो जाता है, बैंक पेमेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, चेक के केस में क्या है, चेक के केस में भी तीन पार्टीज हैं, एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है, एक पेई है। ड्रॉर इंस्ट्रूमेंट लिखने वाला व्यक्ति, the person who is writing the instrument, the person who is making the instrument or who is signing the instrument. दूसरा ड्रॉई, the person who is making the payment, और pay the person who is receiving the payment. ये है भुगतान प्राप्त करता, ये है भुगतान करता, और ये है उस प्रपत्र का लेखक। तो ये तीन पार्टीज यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे भी तीन पार्टीज बन रही हैं, यहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज बन रही हैं। अच्छा, अब आते हैं एक्सेप्टेंस पर। एक्सेप्टेंस आपने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पढ़ी है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। बिल ऑफ एक्सचेंज, और क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भुगतान करने वाला नहीं लिख रहा है, वो भुगतान प्राप्त करने वाला लिख रहा है। तो जब प्राप्त करने वाला लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिससे भुगतान मिलना है हम उससे एक्सेप्टेंस लेंगे, तभी तो कंफर्म होगा कि हाँ सामने वाला व्यक्ति पेमेंट करेगा। पर इन दोनों केस में क्या हो रहा है, प्रॉमिसरी नोट और चेक के केस में यहाँ पर तो वो इंस्ट्रूमेंट ही वही लिख रहा है जिसे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कोई सवाल ही नहीं उठा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस में आ गया नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ गया नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आ गया लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी क्यों, क्योंकि ये लीगली वैलिड ही नहीं रहेगा जब तक आप इस पर एक्सेप्टेंस नहीं लेते हो, या फिर सामने वाला एक्सेप्टेंस देने से मना कर देता है। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें देखिए लिखा है पेबल ऑन डिमांड ऑल्सो, इसमें लिखा है पेबल ऑन डिमांड ओनली, इसमें लिखा है ओनली पेबल ऑन डिमांड। चेक के केस में भी अभी मैंने बताया कि इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ आपका जब आप डिमांड कर रहे थे, जब आप चेक बैंक के पास लेके जा रहे थे, तब आपको पेमेंट मिली जा रही थी। आप अगर आपको किसी ने चेक लिख कर दिया, ठीक है, चेक लिख कर दिया और आप उसको अपने घर में ही रखे रहो साल भर तक, बैंक के पास लेकर ही ना जाओ, तो क्या बैंक आपके घर आएगा पेमेंट करने? नहीं, बैंक आपके घर पेमेंट करने नहीं आएगा। तो इसका पेमेंट कैसा है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड पर आपको मिल रहा है। दूसरे में देखिए ये क्या है, ये भी पेबल ऑन डिमांड है। आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, तभी वो उसका पेमेंट होगा, वो आपका पेमेंट करने नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, पेबल ऑन डिमांड ऑल्सो, अगर आपकी मैच्योरिटी डेट निकल गई है, मैच्योरिटी डेट इसमें मेंशन थी प्रॉमिसरी नोट में 6 महीने, अगर मैच्योरिटी डेट निकल गई है, तब जब वाहक लेकर जाएगा, जो बियरर होगा वो उसको लेकर जाएगा और कहेगा पेमेंट कर दीजिए, तब वो उसको पेमेंट मिल जाएगी। किसे मिल जाएगी, बियरर को मिल जाएगी। और या फिर इसका पेमेंट ऑर्डर पे होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे ऑल्सो लिखा है, क्योंकि पेमेंट इसमें ऑर्डर पे होता है। ऑर्डर जब आप कर देते हो कि इसे इंडोर्स कर दीजिए, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए को बी को पेमेंट करना है, ठीक है, और बी को सी को पेमेंट करना है, तो बी ने क्या करा, उस प्रपत्र को सी को इंडोर्स कर दिया और बोल दिया कि मेरा जो पेमेंट है वो आप जाके ले लीजिए, तो वो ऑन ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रोमिसर और प्रॉमिस और ऑर्डर, भाई आपने देखा था प्रॉमिसरी नोट एक तरह की अंडरटेकिंग, एक तरह का प्रॉमिस है, ये किसी तरह का ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं देते हो। पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आपने देखा था कि उसमें उसके फीचर्स में मेंशन था इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, चेक में भी था इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। चेक में आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि हम मेरे अकाउंट से इतना धनराशि का पेमेंट इस व्यक्ति को कर दिया जाए, और बिल ऑफ एक्सचेंज में आप जो परचेजर है उसको ऑर्डर देते हो, जो सेलर है वो परचेजर को ऑर्डर देता है। तो ये दोनों ऑर्डर हैं, पर ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉमिस है, या कह सकते हो ये एक अंडरटेकिंग है, प्रतिज्ञा है, ठीक है। स्टैम्प की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, प्रॉमिसरी नोट के केस में भी पड़ती है, देखिए लिखा है अलीगल नेसेसिटी, और आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी पड़ती है, इसमें भी देखिए लिखा है अलीगल नेसेसिटी। पर चेक पर किसी भी तरह के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चेक पर स्टैम्प लगा दोगे तो आपका चेक बैंक
डिसऑनर कर देगा, कैंसिल कर देगा, वो पेमेंट ही नहीं करेगा, है ना। उसमें कुछ इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, जितना उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है सिर्फ वही फिल की जाती है, वो भी क्लियरली, विदाउट एनी कटिंग और विदाउट एनी ओवर राइटिंग, तभी वो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो डिसऑनर हो जाता है। और यहाँ पे स्टैम्प की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बैंक एक ऑलरेडी एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एक अधिकृत संस्था है ना। तो उसके द्वारा जो आपको प्रोफार्मा दिया गया है चेक, क्योंकि आप खुद से नहीं बनाते हो, चेक बुक आपको बैंक से मिलती है इशू होके, प्रिंट होके, तो वो ऑलरेडी एक प्री प्रिंटेड प्री डिटरमाइंड प्रोफार्मा है जिसको आप फिल करके दे रहे हो, तो वहाँ पर किसी तरह के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये दोनों आप हाथ से लिख रहे हो, हैंड रिटन है, हैंड रिटन हो या टाइप्ड हो, पर आप खुद से लिख रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पे स्टैम्प लग रहा है, उसको वैलिड करने के लिए, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। अच्छा, क्रॉसिंग की बात अगर हम करें, प्रॉमिसरी नोट को क्रॉस नहीं कर सकते, और आप चेक ये बिल ऑफ एक्सचेंज को भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आपने किस में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ चेक में पढ़ा था, याद होगा, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग। पर ये हमने किस में पढ़ा था, ये चेक में पढ़ा था, चेक को क्रॉस कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हम प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ चेक पर लगता है। अच्छा, अब हम ग्रेस डेज की बात कर लेते हैं। ग्रेस डेज किस में अलाउड होते हैं, ग्रेस डेज चेक में किसी भी तरह के ग्रेस डेज अलाउड नहीं होते हैं। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पहले पढ़ा है अकाउंट्स में, वैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता आप फर्स्ट ईयर में था या नहीं आपके कोर्स में, अगर था तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे उसमें ग्रेस डेज मेंशन रहते, उसमें मतलब आप ग्रेस डेज ऐड करके फिर उसकी जनरल एंट्री करते थे। 3 दिन के ग्रेस डेज दिए जाते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ग्रेस डेज मतलब एडिशनल टाइम, एडिशनल डेट, जो आपकी मैच्योरिटी की डेट है, जैसे 30 सितंबर डेट है तो उस पर 3 दिन और लग के फिर माना जाएगा उसको, कि अगर 30 तक पेमेंट नहीं भी हुई तो आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर भी पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद अगर पेमेंट नहीं होती है तब वो फिर इशू बनता है, लीगल इशू बनता है, पर 3 दिन उसमें मोहलत दी जाती है, ग्रेस डेज दिए जाते हैं। चेक में किसी तरह का कोई ग्रेस डेज नहीं दिया जाता। अच्छा, लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है, द मेकर इज नॉट फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। इसमें क्या है, द मेकर एंड द अदर फ्री फ्रॉम द अदर्स फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, और इसमें क्या है, द मेकर इज नॉट फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। जब हम चेक की बात करते हैं, मेकर कौन है, जिसका अकाउंट है बैंक में। अगर जो अकाउंट आपका अकाउंट है बैंक में तो वो फ्री नहीं हो रहा है, मतलब उसने जैसे चेक लिख के दे दिया तो उस पर वो लायबिलिटी बनी हुई है ना। प्रॉमिसरी नोट में भी जो प्रॉमिसर है वो खुद से प्रॉमिस दे रहा है मैं पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पर भी जो मेकर है वो फ्री नहीं है लायबिलिटी से। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मेकर कौन है, यहाँ मेकर जिसको भुगतान करना है वो नहीं है, यहाँ पे मेकर कौन है, यहाँ पे तो जिसको भुगतान लेना है वो है ना। तो इस वजह से लिखा है द मेकर एंड अदर्स फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो मेकर है उसे भुगतान प्राप्त करना है, तो उस पर कैसी लायबिलिटी, लायबिलिटी तो उस पर होगी ना, दायित्व तो उस पर होगा ना जिसको भुगतान करना है, ना कि जिसे भुगतान प्राप्त करना है। तो इस वजह से लिखा है कि यहाँ का जो मेकर है वो लायबिलिटी फ्री रहता है, और यहाँ पर जो प्रॉमिसरी नोट और चेक के केस में जो मेकर होते हैं उन पर लायबिलिटी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि जिन्हें भुगतान करना है, जो पेयर्स हैं, वही उस इंस्ट्रूमेंट के मेकर भी हैं, वही प्रॉमिसरी नोट के मेकर हैं और वही चेक के भी मेकर हैं, ठीक है। और अब हमारा लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि हमारा है एरिया। तो इसमें देखिए लिखा है जनरली इनलैंड, फिर इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में है इनलैंड एंड फॉरेन, और आपका चेक में है ओनली ऑन द बैंक ऑफ द डिपॉजिटर। क्या मतलब हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करते हैं। आपने इसके टाइप्स में पढ़ा था, एक होता है इनलैंड बिल, एक होता है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल में आपका आता है इंपोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल। क्या हुआ, मतलब वो बिल जो आपकी फॉरेन कंट्रीज में भी यूज हो रहे हैं, मतलब आप इंडिया में रहकर भी वहाँ के इंपोर्टर एक्सपोर्टर पर बिल लिख रहे हो या उनका बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो फॉरेन बिल हो गया, है ना। और इनलैंड बिल क्या हुआ, जो आपका इंडिया में ही चल रहा है, इंडिया के अंदर चल रहा है, वो आपका इनलैंड बिल हो गया, है ना। देसी विनिमय विपत्र या फिर विदेशी विनिमय विपत्र, ठीक है। पर अगर हम चेक की बात करें तो चेक में तो इनलैंड और फॉरेन जैसी बात ही नहीं आती। चेक तो एक बैंक तक सीमित रहता है। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हो, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है सपोज, तो आपके पास एसबीआई की चेक बुक होगी और आप एसबीआई का ही चेक काट के दोगे, और जो वो पेमेंट जो कटेगी, जो अमाउंट कटेगा, वो एसबीआई के आपके अकाउंट से ही कटेगा।
तो यहाँ पर तो देश विदेश की बात ही नहीं आती, यहाँ तो बैंक तक लिमिटेड हो जाता है। बैंक, हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट बैंक्स हैं, तो सिर्फ जिस भी बैंक का चेक है आपके पास, जिस भी बैंक में अकाउंट है आपके पास, उसी बैंक तक की लिमिटेशन बन जाती है। जो एरिया है, जो स्कोप है, वो सिर्फ उस बैंक तक सीमित रहता है। पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर इनलैंड बिल होता है तो आपका जो स्कोप है, जो एरिया है, वो आपका नेशनल लेवल तक रहता है, आपके देश के अंदर सीमित रहता है। अगर सपोज आपका फॉरेन बिल है तो आपका जो लिमिटेशन है, जो एरिया है, जो स्कोप है, वो फॉरेन कंट्रीज तक रहता है। और अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो ये जनरली इनलैंड होता है। फॉरेन प्रॉमिसरी नोट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में क्रेडिट में लेन देन कर रहे हो तो फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज का ही यूज़ करो, वही पॉसिबल है। आप इसका प्रॉमिसरी नोट का यूज़ नहीं करोगे उस केस में, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट इनलैंड होता है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या क्या डिफरेंस आपके होते हैं। ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस थे। अगर इनमें से किसी दो के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए, तो सिर्फ उन्हीं के पॉइंट्स उठा के उस पर कॉपी कर देना। सो थैंक यू।